बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है और हम इसी हवाले से अपने मौजू का इंतखाब आज किया है। आज का हमारा मौजू होगा एक औरत कई किरदार, क्योंकि एक औरत जो है नाज़रीन अपनी ज़िंदगी में बैक वक्त बहुत सारे किरदार सर अंजाम दे रही होती है। और जब वुमेंस डे की हम बात करते हैं आज के दौर में, तो फिर सवाल ये नहीं उठता कि औरत क्या कर सकती है, सवाल ये उठता है कि औरत क्या नहीं कर सकती। नाज़रीन, आज की जो औरत है वो सिर्फ एक रिश्ते तक महदूद नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम की हैसियत रखती है। आपका औरत के साथ कोई भी रिश्ता है, किसी भी रिश्ते से आप मुंसलिक हैं, वो एक निज़ाम किसी हैसियत रखता है। वो सबसे पहले जागने वाली माँ भी है, अपने ख्वाबों को संभालने वाली बेटी भी है, हौसला देने वाली बहन भी है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली शरीके हयात भी है। और आज की औरत बहुत सारे किरदार अपनी ज़िंदगी में बैक वक्त निभा रही होती है और हम कोशिश करेंगे उन तमाम तर किरदार पर हम बात कर सकें। आज की औरत कलम भी उठा रही है, फ़ैसले भी कर रही है, घर भी चला रही है और इस मुआशरे को नई समत भी दे रही है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि औरत को सिर्फ एक किरदार तक महदूद कर देना या उसकी पहचान को सिर्फ एक ही पहचान तक महदूद कर देना, उसके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। तो हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन करिए जी आज हमारा मकसूद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी हैं सोबिया आबिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और इसके साथ साथ नातवा हैं नौरीरा इम्तियाज़ साहिबा, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। और रोज़ाना की तरह हमारी शेफ़ जो है नायाब तारिक, वो किचन में अभी से मसरूफ़ हैं। पहले एक दफ़ा हम ज़रा किचन का जायज़ा ले लें, फिर अपने मौजू की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम अस्सलाम। नायाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। नायाब, हैप्पी वुमेंस डे। यस, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, हमारे पास आज रेसिपी में है लजानिया। इट्स एन इटालियन डिश और उसके साथ साथ जो हम डेट बॉल्स बना रहे हैं और लेमन मिंट ड्रिंक है। तो लजानिया इट्स बेसिकली इटालियन डिश। उसका थोड़ा सा आपको हम बता दें, आज मैंने शीट्स जो हैं सामने रखी हुई हैं। लजानिया शीट्स इजीली अवेलेबल होती हैं मार्केट में। सबसे पहले तो आपने उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए आपने पानी खुला ही रखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी पॉट में पानी डाला हुआ है। जब भी आप कोई पास्ता शीट वगैरह बॉईल करते हैं, हमेशा उसके अंदर आपने ऑयल डालना है ताकि वो एक दूसरे का स्टिक ना करे। तो बॉईल करेंगे वाटर के अंदर, देन मैं अपनी लजानिया शीट्स ऐड करूँगी एंड साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल ऐड कर दूँगी। और इसके बेसिक थोड़े से इंग्रेडिएंट्स आपको बता दें। चिकन मिंस यूज़ किया है, आप बीफ मिंस के साथ भी जा सकते हैं, अप टू यू है कि आपने कौन सा मिंस के साथ जाना है। चिकन मिंस लिया है, देन टोमेटो प्यूरी है। टोमेटोज़ को ब्लांच करके इसकी स्किन पील ऑफ करके इसकी प्यूरी हमने निकाल ली थी। जो टोमेटो सॉस है ऑलरेडी आपको मार्केट में अवेलेबल होती है, बट इट्स बेटर कि आप घर में ख़ुद बनाएं, फ्रेश और अच्छी बनती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो इंग्रेडिएंट्स में यूज़ इसके अंदर करूँगी, ऑरिगेनो यूज़ करूँगी, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यूज़ करूँगी, 1 टेबल स्पून शुगर यूज़ करूँगी, 1 to 2 टेबल स्पून शुगर, इसलिए क्योंकि इसकी जो खटास या टैंगी जो फ्लेवर होता है उसको बैलेंस आउट करता है। सॉल्ट पिंच एज़ रिक्वायर्ड, ब्लैक पेपर पाउडर 1 to 2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी और देन मैं इसको पकाऊँगी। पकाने के बाद ये थिक फॉर्म में आ जाएगी। उसी तरह फिर मैं इसके अंदर अपने चिकन मिंस से ऐड कर दूँगी और इसको पकाऊँगी। ये हमारी एक मैरिनारा चिकन जो है सॉस रेडी हो जाती है। तो अभी हम थोड़ा ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ हम बताएंगे कि हमने बाकी चीज़ें भी कैसे प्रिपेयर। अच्छा, इस्तेमाल जो हम ऑयल करेंगे वो कौन सा करेंगे? हम डालडा में बनाएंगे चीज़, क्योंकि जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो और ऑलपर्स की क्रीम हम इस्तेमाल करेंगे और दूध ऑलपर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम इसकी बेशमेल वाइट सॉस बनाएंगे जो हम इसकी लेयरिंग में ऐड करेंगे। चलें नायाब, आप तैयारियाँ अपनी कंटिन्यू करें। नाज़रीन, हम दोबारा किचन का जायज़ा लेंगे जब प्रॉपर रेसिपी तैयार हो रही होगी, उस टाइम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। और आज विमेंस डे की मुनासबत से कैंडिड ऑर्गेनिक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स है, जो कि तमाम हमारे गेस्ट के साथ जाएंगे। कैंडिड ऑर्गेनिक्स जो है ये एक हर्बल जो है तरीक़े से प्रोडक्ट आपके लिए तैयार करता है और आपके स्किन पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके स्किन को नरिश भी रखता है। हर्बल ट्रीटमेंट आपके लिए पॉसिबल हो जाती है। नाज़रीन, मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अमाना साहिबा, आपसे हम इस मौजू का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू यू। ये कहिएगा कि जो हम वुमेंस डे मनाते हैं इसका आगाज़ हुआ था जब ख़वातीन को उनके बुनियादी हुकूक़ से महरूम रखा जाता था, उनके हुकूक़ सलब किए जाते थे, लेकिन आज बहुत हद तक हम उस पर काबू पा चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस्लामी तालीमात से हम बहुत दूर दिखाई देते हैं। आप समझती हैं कि जो 1400 साल पहले तरक़त और इस्लामी तरीक़े से ख़वातीन की इज़्ज़त, एहतराम, उसका मकाम बताया गया था, आज के दौर में वो प्रैक्टिसेस अभी भी मौजूद हैं? सबसे पहले तो हैप्पी वीमेंस डे टू यू एंड ऑल दी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन अराउंड दी वर्ल्ड। और मैं फिर वही बात कहूँगी कि
جیسے آپ نے کوشچن کیا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم تو وہ قوم ہیں اور اس دین کے فالوورز ہیں جس میں ہر دن جو ہے وہ ویمن ڈے ہوتا ہے، جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ماں کو دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے، بہن پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، جس نے بیٹی کی اچھی پرورش کر دی تو وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیوی کی طرف مسکرا کے دیکھنے سے رب راضی ہوتا ہے، تو ایک پورا کرائٹیریا دے دیا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اسلام نے تو اتنا مرتبہ دے دیا عورت کو، کیا آج کے زمانے میں یہ جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہی کہوں گی کہ کہانی ہر گھر کی الگ ہے، وہ وہی چیز ہے کہ جس گھر میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، وہاں آج بھی جو ماں ہے، جو بہن ہے، جو بیٹی ہے، جو بیوی ہے، اس کو عزت بھی دی جا رہی ہے اور اس کو پراپر اس کا مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ اسی جگہ پہ ہے، اسی گھر میں ہے جس گھر میں اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا اور ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں یا ہم کسی اور کلچر کو فالو کر رہے ہیں، تو مسئلہ وہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ اسلام کو فالو کریں تو ہمارے پاس تو بڑا اچھا کرائٹیریا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ تو بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ جب وہ تشریف لاتی تھی تو آپ خود کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر سب سے پہلے ان کو بٹھاتے تھے۔ اگر آپ کہیں سفر پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے اپنی اینڈ پہ جاتے ہوئے اپنی بیٹی سے مل کے جاتے تھے، اور جب انٹر ہوتے تھے دوبارہ شہر میں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے۔ تو یہ معیار اصل میں انہوں نے دکھایا اپنی امت کو کہ ایک بیٹی کو کتنی عزت دینی ہے، کیونکہ اسی بیٹی کے پھر ڈیفرنٹ رول بننے ہیں، اس میں بہن بھی ہے، وہ اس کے بعد جو ہے ماں بھی بنے گی، بیوی بھی بنے گی، اور ایک عورت ہی ہے جو پھر معاشرے کو اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکتی ہے اور پوری نسل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحبہ آپ کو بھی شامل گفتگو کریں کیونکہ ماشاءاللہ آپ ینگسٹرز کے ساتھ آپ کا روزانہ کا ملنا جلنا ہے اور ان کی جو سوچ ہے آج کل جو ہماری جنزی ہے اس سے آپ بڑی واقفیت رکھتی ہیں، تو یہ کہیے گا کہ آج کی جو نیو جنریشن ہے، جو نئی لڑکیاں ہیں، ان کی سوچ آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح سمت کی جانب جا رہی ہے؟ کیونکہ ویمنز ڈے کو ہمارے معاشرے میں بہت سارے غلط سلوگنز کے انڈر بھی دبا دیا جاتا ہے، تو اس بارے بتائیں۔ اصل میں سب سے پہلے تو آپ کو بھی عورتوں کا عالمی دن مبارک ہو، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک خاص دن نہیں ہوتا کچھ چیزوں کا، تو وومن ہوڈ کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی ایک دن نہیں ہو سکتا، یہ ہر وقت کی بات ہے، یہ ہر روز کی بات ہے۔ میں نا تھوڑی سی بات کو کنیکٹ کرنا چاہوں گی ایک تاریخی پس منظر کے ساتھ۔ فرد جو ہے نا، جب اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کو دو جینڈرز دے دیے جو دو ساری دنیا کو پتہ ہے، مرد اور عورت میں، لیکن وہ فرد رہا، وہ انسان ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ انسان ہے۔ اور جو ہم تو جس کو مذہبی طور پر جس کو اور انسانی تاریخ کے طور پر جس دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو فرد ہے اس میں ایک مرد کا ایک عورت کے بغیر گزارا نہیں ہے اور ایک عورت کا ایک مرد کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو فرد ہے اس نے معاشرہ بنانا ہے، اس نے اس انسانی تاریخ کی تشکیل دی ہے، اور وہ اب اس جو آج کا دور ہے اس کو بھی اسی فرد نے بنانا ہے۔ تو جو فرد ہے وہ اہم ہے، اور فرد کی آزادی، فرد کی حرمت، فرد کا جسے کہتے ہیں نا جو اس کے حق اور فرائض ہیں، اس سارے کا کلیئرٹی سے پتہ ہونا بہت ضروری ہے، وہ چاہے فرد ایک آدمی ہو اور چاہے عورت ہو۔ ہم جب بھی عورتوں کی آزادی یا عورتوں کی کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں فیل یہ آتا ہے کہ جیسے مرد سے لینے ہیں ہم نے حقوق، جیسے کہ غصب کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حالات تو یہی بتاتے ہیں، تاریخ انسانی تو یہی بتاتی ہے کہ جو بھی طاقتور ہوتا ہے طبقہ، وہ کمزور طبقے کے حق سلب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ رہا ہے۔ اب وہ کمزور طبقہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے عورت ہو، وہ چاہے بچے ہوں، وہ چاہے مرد ہی ہوں ان کے ساتھ کے، تو وہ یہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ایک دوسرے کی اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ مرد کا کوئی کام، مرد کا کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی عورت کے بغیر۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شاید عورت کا بنیادی کام جو ہے تخلیق کرنا، نئی نسلوں کو اس دنیا میں لے کے آنا، وہ اتنا بڑا کام ہے شاید کہ وہ مرد کے ساری دنیا کے باقی سارے کاموں سے بھاری ہے۔ یہ جو انسانی معاشرہ ہے جو آج یہاں تک پہنچا ہے، ہم کہتے ہیں نا کوئی 10,000 سال کی 15,000 سال کی نون ہسٹری ہے ہیومن لائف کی، اس میں عورت کا یہ جو کردار ہے کہ اس کی وجہ سے نئی نسلیں آتی رہی ہیں اس دنیا میں، اور وہ دنیا آگے چلتی رہی، دنیا پہ برے وقت آئے، اچھے وقت آئے، مذہب آیا، مذہب سے لادینیت کی طرف گئے، انسان جس طرح بھی رہے، مگر مرد اور عورت نے ساتھ چلتے 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 یہ وقت گزارا۔ میں آپ سے بالکل 100% ایگری کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اس دن کو بھی یا فیمنزم کو بھی مردوں کے ساتھ مقابلے کو بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایسا مقابلہ کیوں ہے؟
हालांकि विमेन जो है वो सिर्फ अपने राइट की बात कर रही हैं, वो मुकाबलेबाजी नहीं कर रही। इसको देखें ना, ये प्रोफेसर हम ब्रेक से आते हैं ना, फिर इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी ब्रेक पे जाना है, नाज़रीन मौजू की तरफ बढ़ते हैं। और प्रोफेसर ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे इज़ नॉट एनी जेंडर वॉर बिटवीन वुमेन एंड मैन। तो फिर ऐसा क्यों समझा जाता है, स्पेशली जो हमारे मर्द हजरात हैं माशरे के, वो क्यों इतना इनसिक्योर हो जाते हैं, या उन्हें वुमेन्स डे पे क्यों याद आता है कि जी मर्दों के भी कुछ हुकूक हैं या उनके भी हुकूक सलब किए जा रहे हैं? ये असल में अब वो तो हमारे यहाँ तो थोड़ा सा क्या कहेंगे, सीरियसली चीज़ों को उस तनाजुर में देखा नहीं जाता। देखें, इंसानों ने रेनेसांस के बाद जब सीखा ना कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक़, तो ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की तहरीक थी, उसी के अंदर से औरतों की तहरीक भी निकली, औरतों की आज़ादी की और औरतों की बुनियादी इंसानी हकूक़ की, जो कि मर्दों की तरह ही हैं, लेकिन उनकी जो है ना क्या कहेंगे कि उनकी नौयत थोड़ी फ़र्क है। तो वो जो फ़र्क नौयत है, उसका इजहार जो है ना वो फेमिनिज़म के थ्रू हुआ और लिबरलिज़म की जितनी तहरीकें हैं उनके थ्रू हुआ कि वो जो नौयत अलग है उस नौयत को समझा जाए। अभी यहाँ हम पहले बात कर रहे थे दीन इस्लाम की, तो दीन इस्लाम ने ये नौयत का फ़र्क समझ लिया था 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से। असल में क्या हुआ कि वो जो दौर था, जिस दौर में औरत की ये जो नौयत का फ़र्क था उसको समझ नहीं थी, वो उन्होंने समझा दिया कि औरत जो है उसकी अहमियत क्या है पूरे माशरे को बनाने में, और उसके किरदार कितने अहम हैं, और उनको उसको वो किरदार अदा करने की इजाज़त देना ये माशरे की कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उसको वो किरदार अदा करने दिए जाएं उसके तरीके से। फिर देखें माशरा कैसे बेहतर इंसान पैदा करेगा ना। तो ये जो है ना ये बात समझना वो हमारे आज के भी माशरे में ये है ज़रूर। मैं वैसे ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी माशरे का जो आम मर्द है ना, वो औरत के बारे में बड़ा सेंसिटिव है और वो औरत की इज़्ज़त या औरत की हिफाजत करना चाहता है। मेरी ज़िंदगी में शायद ऐसे ही मर्द रहे हैं हमेशा। मेरे ख्याल है हम सारे ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपने तौर पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करके बैठे हुए हैं, तो हमारे घर के हमारे मर्दों का हाथ है, हमारे वालिदैन का वालिद का हाथ है, हमारे भाइयों का हाथ है, हमारी आगे ज़िंदगी में जो लोग थे उनका हाथ है कि उन्होंने ये मौका दिया है हमें। आज भी अभी आपने जो पहला सवाल किया था ना कि मैं बच्चियों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो मेरा उनसे पहला सवाल यही होता है कि आपके पेरेंट्स ने जब आपकी तालीम और आपके भाई की तालीम में कोई फ़र्क रखा है, उस पर ख़र्चे पे कोई फ़र्क रखा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि भाई के ऊपर तो ये ज़िम्मेदारी है कि वो माँ बाप को संभालेगा और वो रोज़गार लेगा इसलिए क्योंकि उसने काम करना है, मगर आप पे ये ज़िम्मेदारी नहीं है क्योंकि ये लग्जरी है अगर आपने काम करना है तो मुझे ये लगता है कि कारआमद फ़र्द होना, औरत हो या मर्द हो, उसका कारआमद फ़र्द होना माशरे में ये ज़रूरी है, और हमारे पूरे माशरे को यही सिखाना पड़ेगा। और ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो मर्द की हुई और वो डिवाइडेड हैं, बैलेंस्ड तरीके से चल रही हैं, उसको अदा करना प्रॉपर्ली, और ये समझ होना कि ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये हमने अदा करनी है। मतलब मैं अगर नौकरी करूं तो मेरा किसी पे एहसान नहीं है, या मैं कोई काम करूं कमाऊं तो किसी पे एहसान नहीं है, और अगर मर्द ये काम करे तो उसकी जिम्मेदारी है। ये भी एक तरह से है ना। मैं आप हमारा हो गए यहाँ भी सेट पे, हम जितनी खातिन मौजूद हैं हम शायद उन लकी खवातीन में से हैं कि जिन्हें इस तरह का सिचुएशन का सामना नहीं रहा, लेकिन हमारे मुल्क में ही बहुत सारे ऐसे तबके हैं जहाँ पर बच्चियों को उनके बुनियादी हुकूक नहीं दिए जाते हैं, उनसे तालीम का हक छीन लिया जाता है, फिर उनकी रजामंदी के बगैर उनकी शादी कर दी जाती है, फिर जहाँ पे शादी की जाती है वहाँ पे शौहर और ससुराल जो उनके साथ सलूक रवा रखते हैं वो भी हम सबके सामने। हमारा आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो इंसान या स्पेशली जो मर्द दीन इस्लाम को सही तरीके से समझता है, उनके तकाज़ों को समझता है, क्या वो औरत के साथ ये ज़्यादती कर सकता है? देखिए, पहली बात तो इनकी बात से कनेक्ट भी करूँगी कि जो बात है ना कि मर्द क्या औरत के हक नहीं दे रहे, तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। बेसिकली मसला यही, और फिर अगले क्वेश्चन पे उसके साथ कनेक्ट करूँगी। मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में औरत को वो स्पेस नहीं दे रही, वो आप फैमिली की बात करें या आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या जो दीन इस्लाम को समझता है क्या वो उस औरत को हक देगा, तो सबसे पहली बात जो मैं करती हूँ वो क्या है कि हमारे यहाँ एक अच्छी औरत का जो एक उसकी क्राइटेरिया, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि शी मस्ट बी क्वाइट हो, सबमिसिव हो, और उसके अलावा ओबीडियंट हो। ये तीन चीज़ें उसको अच्छी औरत, और बड़ी साबिर हो, सब्र करना उसे आता हो हर चीज़ को, यानी जुल्म को भी सब्र से बर्दाश्त कर ले। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं
تو آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, اپنے ساتھ تو زیادتی کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنے ساتھ آنے والے باقی لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ کیا پتا آپ کی آواز اٹھانے سے باقی لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کرائیٹیریا غلط بنا لیا, اور جو یہ کرائیٹیریا بنایا گیا ہے میرا خیال ہے یہ عورتوں نے ہی بنایا. ہمارے ساتھ ہیں, انہیں بھی شامل کرتے ہیں, پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم, وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وقار, کیا سوال کریں گے؟ جی شکریہ, وعلیکم السلام. ابھی پروفیسر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ طاقتور کمزور کو دبا کر اس کے حقوق چھین لیتا ہے. تو میں پروفیسر صاحبہ کی بات سے متفق ہوں, کیونکہ شادی شدہ خواتین کی اکثریت نے اپنے مردوں کو تو دبا کر رکھا ہوا ہے, اور سب مردوں کو نہیں, لیکن شادی شدہ مردوں کی اکثریت مظلوم ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ سب پہلے وقار, پتہ نہیں یہ ویمنز ڈے پہ مردوں کو کیوں خیال آتا ہے کہ وہ بھی مظلوم طبقے میں سے ہیں, تو یہ میں پروفیسر صاحبہ سے آپ کا سوال کا جواب لے لیتی ہوں. جی نہیں, یہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیریسنس ہے نا اس سارے موضوع کی, اس کو کم کرنے کی کوشش ہوتی ہے جب بھی یہ بات مردوں کی طرف سے کی جاتی ہے. شادی شدہ عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے. شادی کر کے جب آپ ایک عورت کو گھر میں لے کے آتے ہیں تو آپ اپنا گھر اور آنے والی نسلیں اس کے حوالے کرتے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ مرد نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ میری اگلی نسلوں کی تربیت کرے گی, تو جو یہ تربیت کرنے کے قابل نہیں ہوگی یا آپ اس کو قابل نہیں رہنے دیں گے. اصل بات یہ جو اس بات کے اندر سے میں ایک نقطہ نکالنا چاہتی ہوں, یہ ہے فیصلہ ساز عورت نہیں اچھی لگ رہی مرد کو. اور وہ صرف ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ پالیسی میکنگ کرتی ہوئی, ڈیسیژن میکنگ کرتی ہوئی عورت کے بارے میں انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے مرد کو کہ یہ فیصلہ کیوں خود کر رہی ہے یا فیصلہ کرنے کے قابل کیوں ہے. دیکھیں دین کی جہاں بات ہے اس نے بھی فیصلہ کرنے کے قابل بنایا تھا, اور جو برابری ہے وہ بھی یہی ہے کہ میرا اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ویسا ہی ہو جیسا آدمی کا ہے, ویسا ہی تعلیم کو لے کر, صحت کو لے کر, شادی کو لے کر. تو یہ جو گھر کے بارے میں انہوں نے کہا نا, شادی شدہ عورتوں کا یہ حق ہے کہ گھر ان کے حوالے ہو, تو شادی شدہ مردوں کو یہ بات کی سمجھ ہے. میرا خیال ہے جو سوال کرنے والے ہیں وہ خود ابھی شادی شدہ نہیں ہیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب میں پوچھ رہے ہیں شادی شدہ مردوں کا کوئی حق ہے کہ نہیں, انہیں ذرا پلیز بتا دیں. مقدوم صاحب آپ کو بتاتے ہیں ابھی اس بارے میں, ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. جی ہمارا آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے, پھر ہم بات بھی کمپلیٹ کروں گی اور ان کی کالر کی بات کا جواب بھی دوں گی کہ وہ جو حقوق کی جب بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ جو ایک بات کرتے ہیں نا, ایک بات بنی ہوئی ہے کہ حوریں چاہیے, تو حوریں جو ہوتی ہیں وہ جنت میں ہوتی ہیں. تو جب آپ اپنے گھر کی ملکہ اس کو سارا اختیار دے دیں گے, ہر چیز مینیج کرنے کے لیے اس کے حوالے کر دیں گے, تو پھر وہ آپ کے لیے اس گھر کو جنت بھی بنائے گی. کیونکہ دیکھیں آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اس کو گھر کی ملکہ بنا دیں گے, تو وہ بھی وہی اسلامک جو ٹیچنگ ہے اسی کے اکارڈنگلی آپ کو وہ گھر جنت بنا کے دے گی. تو یہ تو ان کی بات کا جواب ہو گیا کہ یہ حقوق و فرائض کی بات ہے دونوں طرف سے. اب جو میں بات کر رہی تھی وہ بھی اس سے بھی اس کا جواب ملتا ہے کہ جب وہ ہم نے کہا نا کہ عورت خاموش ہونی چاہیے, تو یہاں ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ان کی پرسنالٹی سامنے ہے کہ ہم کہتے ہیں خاموش ہونی چاہیے عورت. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آؤٹ اسپوکن, فیئرلیس, بولڈ لیڈی تھی, اور ان کو یہ ان کی صفات ان کے فادر کی وجہ سے اور ان کے پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے لیڈ بھی کیا پورے قوم کو, ایک طریقے سے لے کے رہنمائی بھی کرتے ہیں. ناظرین بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کچن میں موجود ہوں, اور یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے خواتین کی, افطاری کے وقت جو ہے ساری تیاری کرنا, دسترخوان کو سجانا اور پھر پیار محبت کے ساتھ آپ کو کھانا کھلانا. تو نایاب جو ہیں وہ میرے خیال سے تیاریاں آلموسٹ مکمل ہو چکی ہیں. نایاب کہاں تک پہنچے ہیں؟ بس تیاری چل رہی ہے. لزانیہ شیٹس ہم نے بوائل کر لی ہوئی ہیں, اور یہ بولنی سوس بنا رہے ہیں, جو میں نے آپ کو پروسیجر سارا بتایا تھا. جس طرح ہم نے ٹمیٹو کی پیوری نکالی, اس کی سوس کے اندر ہم نے چکن منس ڈالا, سیزننگ ایڈ کر کے اس کو پکا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ سوس بھی ہم تیار کریں گے. تو بس اچھا جی, یہ تو وہ آئٹمز ہو گئی نایاب جو ہم کچن میں بنا رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں. بچوں کی ڈیمانڈ آپ کو پتہ ہے کہ افطاری میں روز نہیں ہوتی ہے. مائیں جو ہیں بیچاری تھک جاتی ہیں کہ روز اب نئی ڈش جو ہے, نیا ریسیپی جو ہے وہ کہاں سے لے کر آئیں. تو اس کے لیے جی سولوشن آپ کے پاس ہے, موجود ہے. کنور نے ایک AI جنریٹڈ ٹول ایک نکالا ہے جس کے تھرو وہ تمام چیزیں جو آپ کے کچن میں موجود ہیں اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرے گا اور AI جنریٹڈ ریسیپی آپ کو دے گا. نایاب ذرا آپ اس کی ڈیٹیلز بتا دیں کہ یہ جو ٹول ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. AI ٹول جنریٹڈ جو کنور نے نکالا ہے, استعمال ایسے کرتے ہیں, کوئی بھی آپ ویڈیو لیں یا سنیپ لیں گے, آپ اس کے جتنی بھی آپ کے موجودہ انگریڈینٹس ہوں گے کچن میں موجود,
اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرے گا اور اسی سے ملتی جلتی وہ آپ کو ریسیپی دے گا، تاکہ کوئی جھنجھٹ نہ ہو، کوئی ایشو نہ ہو، آپ کو ریسیپی ملے اور 30 منٹس کے اندر اندر وہ آپ کی ریسیپی بھی تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اسپیشلی بازار سے کچھ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے اگر کسی نئی چیز کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں تو کچن میں جو سامان، کچن میں جو انگریڈینٹس موجود ہیں ان کو وہ ٹول ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے اسی کے تھرو آپ کو ایک ریسیپی بنانا ایزیلی بتا سکتے ہیں، جو کہ کم وقت میں اور جلدی سے بن سکتی ہے۔ تو بچے بھی خوش ہیں، مائیں بھی خوش ہیں، اور کچن کا کام جو ہے وہ اس سے آسان ہو گیا۔ اور اس سے آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو کیسے یوٹیلائزیشن کرنا ہے۔ ایٹ ٹائمس نہیں ہوتے انگریڈینٹس مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے، تو یہ بہت ہی ایزی ٹول انہوں نے بنایا ہے۔ اچھا نایاب یہ بتا دیں کہ ہم نے ڈے 1 سے ہم ویسے بھی بتا رہے ہیں ناظرین کو کہ کچن میں جب آتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کام کچن میں آنے سے پہلے یہ تو ہے کہ اپنی ہائیجین کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور ہائیجین میں سب سے پہلے کام کیا آتا ہے کہ ہاتھ دھونے، اور ہاتھ ہم کس سے دھوتے ہیں؟ ڈیٹول کے ساتھ۔ ڈیٹول سے ہینڈ واش کر کے دین گلوز پہنیں گے آپ، اور اس کے بعد آپ کچن میں اپنا کام سٹارٹ کریں گے۔ کبھی بھی میں نے آج تک ایسا وداؤٹ گلوز کام نہیں کیا کچن میں، اور وداؤٹ ہینڈ واشنگ کام نہیں کیا۔ تو ڈیٹول سے ہاتھ دھوئیں گے اور پھر ہم اپنا کچن میں کیونکہ افطار کے ساتھ ساتھ ہیلتھ جو ہے وہ ناظرین بہت ضروری ہے، تو صحت کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ناظرین موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویمنس ڈے آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ایک عورت کا کردار نبھاتی ہے، وہ کیسے کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، اس پر ہم بات کریں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا جی زارا حنان صاحبہ نے، میری بڑی پیاری دوست ہیں اور شادی کے بعد ذرا گم ہو گئی ہیں، ملتی نہیں ہیں، بڑی مشکل سے آج میرے ہاتھ آئی ہیں، تو ان سے میں جانوں گی کہ امور خانہ داری جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے، لیکن بطور بزنس وومن جو چیلنجز رہتے ہیں خواتین کو، کیونکہ ایک میل ڈومیننٹ سیکٹر ہے، وہاں پر جو اپرچونیٹیز مرد حضرات کے لیے موجود ہیں وہ مقامی افسوس ہے کہ خواتین کو اس طرح سے نہیں دی جاتی ہیں، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ زارا ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن، کیسی ہیں آپ؟ میں شکر اللہ کا ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ زارا سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک اپنے ریسٹورنٹ کی بنیاد رکھی، بڑا اچھا اس کو رن کیا، اس کے علاوہ ایک سیلون بھی آپ چلا رہی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ خواتین کو فیلڈ میں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، کن مسائل کا سامنا رہتا ہے ایکول اپرچونیٹیز گین کرنے میں؟ سب سے پہلے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں آج بھی اس جدید دور میں وومن کے حقوق کے لیے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ حالانکہ وومن کے حقوق جو ہیں وہ ہمیں تو 1400 سال پہلے ہی ہر چیز بتا دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم فائٹ کر رہے ہیں۔ اور جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اپنا کریئر تو تب بھی بہت جگہ پہ ایون کہ گھر سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی وہ چیزیں کہ ہمیں فیس کرنی پڑی، گھر سے شروع ہو جاتی ہے، کہ آپ کو فائٹ کرنی پڑتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں ہم کچھ غلط نہیں ہے، یہ اگر ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ گھر سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کافی زیادہ چیلنجز جو ہے وہ دیکھنے کو آتے ہیں، اور اس میں مجھے سب سے زیادہ جو چیز لگتی ہے نا وہ لگتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں نا ان کو شاید بتایا نہیں گیا کہ عورت کی کس طرح رسپیکٹ کی جاتی ہے، عورت کو کس طرح آسانیاں ان کے لیے پیدا کی جائیں، تو وہ سب چیزیں جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو ایک ماں جو ہے ماں کو بتانی چاہیے، یا جو بھی ان کے سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بتانی چاہیے، تو وہ اس طرح سے وہ ڈیلیور نہیں ان کو ان کے دماغ میں کر پاتے، تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بزنس بھی جب میں نے سٹارٹ کیا ہے تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ مجھے جاب نہیں کرنی، مجھے کسی کے انڈر کام نہیں کرنا، مجھے کسی کی بات نہیں سننی، چلو میں جاب اپنا کام کرتی ہوں تاکہ میں ہولڈ کروں، میں ہر کسی کو ہولڈ کرنے کا جو ہے نا وہ حق ہے، اختیار ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد چیزیں کافی بہتر مجھے لگی کہ ہاں جب انسان فائنینشلی جب انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، کیونکہ عورت انڈیپینڈنسی کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ مجھے بھی معاشرے میں وہی عزت ملے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے ناظرین، بریک کا بھی وقت ہے، ذرا بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین چھوٹی سی بریک ہے، میرے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف بھی بیٹھتے ہیں، لیکن موضوع پر جانے سے پہلے ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں گی نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ قریب 25% ایکسٹرا کوریج لے کر آ رہا ہے، اور نیلسن پینٹس کے تعاون سے ہم اپنے ٹرانسمیشن میں کمپٹیشن بھی کروا رہے ہیں، اور اس کا طریقہ کار ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر ایک نمبر موجود ہے، اس پر آپ نے اپنی ویڈیو بنا کر نعت کی ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کرنی ہے، اور پھر آپ کو آڈیشن کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا، آپ کو بلایا جائے گا، اس طرح آپ ہمارے کمپٹیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور نیلسن پینٹس کی طرف سے جو جیتنے والے تمام لوگوں گے انہیں بہت سارے قیمتی انعامات بھی
ही दिए जा रहे हैं। तो आप अपनी वीडियो भेजें, हम फिर इंशाल्लाह हमारी जो टीम है आपसे रब्ता करेगी और आपको ऑडिशन के लिए यहाँ पर मदऊ किया जाएगा। नाज़रीन, मौजू की तरफ बढ़ते हैं। एक औरत कई किरदार निभाती है, इस बारे में हम बात करें। ज़ारा से हम अभी बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाना पड़ा। ज़ारा, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, साथ ये भी ऐड कीजिएगा कि एक औरत के लिए घर और कारोबार संभालना किस हद तक मुश्किल है? मैं कहती हूँ कि इतना ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग कर रहे हैं ये काम, जो घर और बिज़नेस या जो भी जॉब वो कर रहे हैं, वो मैं उनको हैट्स ऑफ कहूँगी। बैलेंस करना, और वो अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इस्लाम ने हमें जो कहा गया है कि औरत जो है वो घर, शादी के बाद जाहिर सी बात है वो घर संभाले और उसके जो भी नान नफ़का और उसकी जो ज़रूरियात चीज़ें हैं वो मर्द संभाले, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मतलब वो उस चीज़ पे एग्री भी है आजकल की ख़वातीन, लेकिन उन पे प्रेशर उनको इतना दिया जाता है कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहती हैं कि हम काम करें। क्यों करें? क्योंकि उनको फील हो रहा होता है कि वो उनको उस तरह से रिस्पेक्ट या कहीं ना कोई एलिमेंट इस तरह से वो फेस कर रही होती हैं कि जिसकी वजह से हर टाइम उनको ये रहता है कि हमें कुछ करना चाहिए। जो भी ख़वातीन घर में बैठ के अपने बच्चे पाल रही हैं, अपने घर को देख रही है, वो बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं कहती हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है तो मुझे एहसास हुआ है कि ये सबसे मुश्किल जॉब है जो माएँ जो हैं वो अंजाम दे रही होती हैं। अगर प्रोफेशनली लाइफ को देखो या आप हाउस जॉब को, जो हाउस मदर होती हैं उनको देखो, तो उन दोनों के कंपैरिजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि मेंटली प्रेशर, बच्चों की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो जो ख़वातीन हैं उनको मैं कहती हूँ कि करना चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी ज़ारा भी ये बात कर रही थी कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ख़वातीन को समटाइम्स मजबूर कर देते हैं घर से निकलने के लिए। वो नहीं भी चाह रही होती हैं, जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीन ने बताई है कि आप घर संभालें, बच्चों को संभालें, यही आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर रही हैं। लेकिन कुछ मर्द हजरात शायद उन्हें लो फील करा रहे होते हैं, कुछ ऐसी बातें या ऐसी कमेंट्स किए जा रहे होते हैं कि आपने करना क्या होता है, आपने सारे दिन किया क्या है, और जब वो जॉब से आते तो सारी फ्रस्ट्रेशन घर की जो है, बाहर की जो है घर पे निकालनी होती है। तो ऐसे कमेंट्स जो हैं वो आपका एज अ पर्सनैलिटी किस हद तक आपको डिस्ट्रॉय करते हैं और क्या असरात मरतब होते हैं आपके ऊपर? बिल्कुल, ये तो जाहिर है कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन एम्पावरमेंट की जहाँ बात है ना, तो वुमेन एम्पावरमेंट उतनी ज़रूरी है जितनी मैन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि औरत के हाथ में कोई हुनर हो लाजमी, और जो भी हुनर है फिर वो उसको इस्तेमाल भी करना जानती हो या उसके ज़रिए से काम कर सके। ये जो बात है ना कि जो औरत घर रहती है तो उसको ये कह देना कि वो क्या करती है, भाई घर सबसे बड़ा काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। अभी हम तस्करा कर रहे थे कि बच्चे पालने का, तो जो मदरहुड है, माँ होना जो है वो 24 घंटे का काम है। सोते जागते आप माँ होते हैं, आपको नींद में भी पता होता है कि आपके बच्चे की क्या ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए, उसकी हिफाजत, उसकी भूख, उसका खाना, उसकी सेहत। तो आप सोचेंगे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो औरत कर रही होती है। बल्कि इससे भी बढ़कर वो हमें मुझे याद है कि हम इशफाक अहमद साहब के पास कभी बैठते थे जब हम थे स्टूडेंट, तो वो ये कहते होते थे कि ये जो औरतें घर में खाना पका के सारी फैमिली को, सारे ख़ानदान को खाना ताज़ा खिलाती हैं, ये इतना बड़ा काम है, ये इतनी बड़ी एनजीओ है कि आप सोचें कि मतलब ढूंढते फिरेंगे साफ सुथरा खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये इतना बड़ा काम है। तो ये कहना किसी खातून को कि अगर वो, ये तो सिर्फ हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती, जो हाउस वाइफ है वो हाउस मेकर्स हैं, वो सब कुछ करती हैं, वैल्यू नहीं किया जाता ना खवातीन की रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन ये कि मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, अभी जो ज़ारा ने भी कहा और मैंने पहले भी ये बात कही कि जब ख़वातीन को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना कि वो एजुकेशन ले सकती हैं, वो डिग्रीज़ ले सकती हैं, तो ये बात कि वो कोई काम करें, इसको उन्हें अपने लिए वो नहीं बनाना चाहिए कि ये शायद वो कोई आसान करिए या कुछ, ये उन्हें काम करना चाहिए। देखें अपना करियर, कोई ना कोई अपना करियर इसलिए होना, सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे आएंगे, करियर इसलिए होना चाहिए कि आप एज ह्यूमन बीइंग आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं जब आपके पास करियर होता है, चाहे बिल्कुल आप बिजनेस हो या जॉब। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेज उस्मान बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेज उस्मान, क्या सवाल है आपका? मैं ना ब्यूटिशियन से बात करना चाहूँगी। जी बताइए। मैं ना अपने हेयर के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे ना बाल बहुत ज्यादा ब्लैक है। अच्छा। तो इन पे ना कलर नहीं कोई भी आ रहा। एक्सपर्ट हमारे पास ना इफ्तार, मिसेज उस्मान, हमारे पास जो एक्सपर्ट है ना स्किन स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट, वो इफ्तार के बाद हमारा सेगमेंट होता है, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कॉल ले सकूं। टॉपिक के हवाले से कोई सवाल है आपका?
फिर एक कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा ये भी बड़ा मसला है ख़वातीन का कि जी वो परफेक्ट दिखना है, ये एक प्रेशर भी रहता है। अच्छा हमारा इस पे मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि ये जो परफेक्ट दिखने का एक प्रेशर ख़वातीन पे रहता है ना कि आपके बाल परफेक्ट होना चाहिए, ड्रेस आपके अकॉर्डिंग टू इवेंट्स होने चाहिए, ये मर्द हजरात पे उस तरह से नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। अच्छा पहली बात तो ये है कि ये मेरे ख्याल से फिर अजीब सा कॉन्सेप्ट है ना? हम हर देखिए जब जो भी अहकामात दे दिए गए हैं ना वो इंसान मतलब फर्द के लिए हैं, वो ये हाँ उसमें थोड़ी कुछ वेरिएशन ज़रूर होंगी क्योंकि वो आपके जेंडर रोल्स के हिसाब से, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है वो सिर्फ बच्चियों के लिए है, बच्चों हम स्कूल में अभी यूनिवर्सिटी में देख लें, आप कॉलेजेस में देख लें, तो आप बच्चों को अगर देखेंगे स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स जब आ रहे हैं तो स्लीपर्स पहने हुए हैं, जीन्स पहनी हुई है, शर्ट टी शर्ट है तो उसी तरह आ गए हैं, तो ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों को लड़कों को ये पता होना चाहिए, मैं खास तौर पे बात करूंगी, जैसे अभी बात हो रही थी हमारे प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे थे कि मर्दों के हकूक नहीं है, तो मर्दों को सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अहले बैत कराम सहाबा कराम की पर्सनैलिटी देखें तो उसमें एक सबसे पहली चीज़, फिर सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वही तो सबसे पहले कैच करती है। जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ पे नज़र पड़ती है आपकी पर्सनैलिटी है, तो ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, ये हम खवातीन के लिए नहीं कहते, ये और बात है खवातीन को उसको उन्होंने अच्छी तरह खवातीन ने उस चीज़ को लिया है। प्रेशर भी खवातीन ने ज़्यादा बिल्डअप किया मुझे लगता है, मेरे ख्याल से इतना प्रेशर देखिए सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है कि आप एक अच्छा डिसेंट आपकी लुक हो, लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपको देखिए मेकअप इसीलिए है कि आप उसको बेहतर कर लें, लेकिन बिल्कुल ऐसे भी नहीं हो जाना चाहिए कि आज लगे कि आप कुछ और हैं और कल लगे आप कुछ और हैं, आज आपके नीले बाल हैं और कल आपके पीले बाल हैं, इस तरह नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा हमारा ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रहती है आजकल स्पेशली पाकिस्तान में कुछ बच्चियों को कि उनके निकाह जो है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किए जाते हैं, चाहे वालिद हो भाई हों, वो इजाज़त नहीं लेते हैं। हालांकि दीन इस्लाम में बताया गया है कि ये जो रिश्ता इज़्दवाज है ये बाहमी रज़ामंदी से होना चाहिए, दीन ने राइट दिया, और सिर्फ इतना राइट नहीं दिया बल्कि आपको सेलेक्ट करने का इख्तियार भी आपके पास मौजूद है कि आप चूज़ कर सकते हैं आपने किससे शादी करनी है, ये राइट भी नहीं दिया जाता। तो दीन इस्लाम में किस हद तक इस अमल को की ममानियत बताई गई है? देखिए सबसे पहली बात तो ये जो ये नहीं करते तो वो गैर शरई काम कर रहे हैं, ये कोई शरई काम नहीं है कि अपनी बेटी अपनी बहन से पूछे बगैर उसका निकाह कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम ने कहा है। देखिए सबसे बड़ी हमारे पास जो अहले बैत कराम उम्महातुल मोमिनीन की एग्जाम्पल्स दी गई है वो इसीलिए है कि इस उम्मत को दिखाने के लिए कि आपने एक तो मर्दों को दिखाने के लिए कि आपने औरतों से कैसे सलूक करना है और उन औरतों को दिखाने के लिए कि आपके क्या राइट्स हैं। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उन्होंने कहा कि मुझे ये पसंद आए हैं, मैं रिश्ता भिजवा रही हूँ, फिर एज डिफरेंस कोई टैबो नहीं है, खुद रिश्ता भिजवा रही हैं, और अब देखी जाए तो वो उस बिजनेस को लीड कर रही हैं और जिसके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टनरशिप भी की, आपके लिए तिजारत का माल लेके भी गए, आए भी और फिर उसके बाद पार्टनरशिप। तो बेसिकली ये गलत कॉन्सेप्ट है। बच्ची की सबसे पहले ये उसका सबसे बड़ा बुनियादी राइट है कि उससे पूछा। और विमेन एम्पावरमेंट की हम जब बात करते हैं तो हम देखें तो आज से 1400 साल पहले इसकी बुनियाद रखने वाली खुद हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रही हैं, और हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे शोबों में बहुत सारे काम भी सर अंजाम दिए। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और वक्त इफ्तार भी नज़दीक है। अभी थोड़ी देर बाद हमें किचन में नायाब को भी ज्वाइन करना है। प्रोफेसर साहब आप ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर दे, बल्कि ब्रेक के दौरान भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो जो ब्यूटिफिकेशन का सिंबल एक औरत को बना दिया गया ना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है उसके साथ। आप इस पर अपना कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ये बात ये करना चाहती थी, ये जो लिबरलिज्म की तहरीक और फेमिनिज्म की तहरीक की बात हो रही थी वो इसके भी खिलाफ है, इसीलिए हमेशा कि ये एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन है औरत को स्टीरियोटाइप करके कि वो बस अच्छी प्यारी खूबसूरत लगे और एक वही इन्होंने जैसे कहा था कि खामोश रहे और एक कमोडिटी की तरह नज़र आए, बजाय इसके कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह पार्टिसिपेट करे और हिस्सा डाले। तो ये जो है ना ये फ़र्क, अच्छा लगना प्यारा लगना हर इंसान का हक है और हर इंसान पे फ़र्ज़ भी होना चाहिए कि वो अच्छा साफ सुथरा लगे और ठीक लगे। तो ये मर्दों पे भी और औरतों पे भी वैसे ही है, लेकिन ये जो जिम्मेदारी बना दी जाती है ना औरत के लिए, ये जिम्मेदारी भी ऐसी कि उसके ख़ास स्टैंडर्ड्स सेट करके उन स्टैंडर्ड्स की एक परसेप्शन बना दी जाए। ये वो स्टीरियोटिपिकल इमेज है जो जाहिर है कि मीडिया ने और हमारी सोसाइटी के कुछ हलकों ने ये क्रिएट कर दिया है। हक है, कोई औरत ये करना चाहती है तो उसका हक है, वो प्यारी लगना चाहती है तो ये उसका हक है, मगर उस पर इम्पोज ना किया जाए। नहीं करना चाहिए। मियां वाली से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी क्या जी, सवाल है? मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने एक मर्द को 4 औरतों के लिए पैदा किया है। एक मर्द को 4 औरतों के लिए पैदा किया है। अच्छा पहले तो ये सवाल ही गलत है ना। लेकिन हाँ। नहीं सुन तो लें सवाल मेरा जी, पूरा। जी। 4 औरतों के लिए पैदा किया, लेकिन हमारे माशरे में हर औरत ने अपने हिस्से का मर्द लेकर साइड पर हो गई है। यहाँ तो औरतों को औरत मर्दों को वो हुकूक देने को तैयार नहीं है जो खुदा ने इसे दी है। तो औरतों के मामलात पर गिरफ्त इतनी सख्त है कि खुदा का दिया हक मर्द को मैसर नहीं है। तो कानून या समाज की तो बात की है, तो इस पे क्या कहेंगे, जरा इस पे राय दीजिए। हमारे साथ स्कॉलर मौजूद हैं, हमारा साहिबा, उनसे आपका जवाब पहले ले लेती हूँ। तो सवाल पोर्ट्रे करने का आप अंदाज जरा चेक कीजिए कि एक मर्द को 4 औरतों के लिए पैदा किया गया है। वो मेरे ख्याल से एक तो मुझे लगता है मियां वाली में थोड़ा सा शायद कोई अभी स्लो चल रहा है, ट्रांसमिशन भी और तालीमात भी इस्लाम की थोड़ी स्लो पहुंच रही हैं। तो एक मर्द को अगर 4 औरतों का कहा गया तो इस सेंस में तो मैं इसको समझ सकती हूँ कि उस पर जिम्मेदारी है एक माँ की, एक बहन की, एक बेटी की और बीवी की। तो ये 4 औरतें तो उसके क्राइटेरिया में आती हैं। नहीं, वो 4 बीवियों का कह रहे हैं। और अगर वो 4 बीवियों के करें तो उसके लिए टोटली डिफरेंट क्राइटेरिया है। देखें उसमें बताया गया है कि किस बुनियाद पे आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इफ यू कैन अफोर्ड। आजकल तो मेरे ख्याल से आप एक अफोर्ड कर लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने 4 बीवियां अगर रखनी हैं तो चारों के आपने हकूक अदा करने हैं। ठीक है, आपके फ्राइज कहाँ, आप एक का फ्राइज पूरा नहीं कर रहे और आप 4 का कैसे पूरे करेंगे? अगर आप कर सकते हैं तो इस्लाम ने कहा है आप करें, लेकिन क्या आप कर सकते हैं? क्योंकि आपसे सवाल होगा। आपसे तो एक पॉइंट है, अगर जो खातून ऑलरेडी आपकी बीवी है उससे आप वो तमाम चीजें आपको नहीं मिल रही, इमोशनली या मेंटली वो पीस आपको नहीं मिल रहा, तो आप सेकंड की तरफ जाएंगे। ऐसे है? बिल्कुल ऐसे भी है। और साथ साथ ये भी देखिए ना कि क्या आप वाइस वर्सा उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं? आपने उसको वो चीजें प्रोवाइड की हैं जो उसका हक है, आपका फर्ज है। तो हो सकता है आप ही अपने फर्ज में कोताही कर रहे हैं और इसलिए आपको उसके जवाब में आपका हक ना मिल रहा हो। तो ये भी देखने वाली बात है। तो इसलिए इस्लाम को हमें बहुत सोच समझ के पढ़ के डिटेल में जाके देखना चाहिए किस सिनेरियो में किस लिए कहा गया है। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, अमानत अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अमानत अली, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, मेरी बेगम को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आपकी बेगम को गुस्सा जल्दी आ जाता है? जी बस यही सवाल है? तो ये बेगम से पूछे ना वो क्यों गुस्सा करती हैं आप पे, हम कैसे बताएंगे? हाँ जी, बेगम साहिबा से पूछें कि क्यों गुस्सा करती हैं आप, कि क्या ऐसी चीजें करते हैं जिस पे गुस्सा आ जाता है। ये हम कैसे बता सकते हैं कि क्या क्या करते हैं आप जो उन्हें गुस्सा दिला देती हैं? अक्सर गुस्सा ज़हन में आया तो दबाव में रहती है। क्या होता है? अक्सर ज़हन में गुस्सा आ जाता तो दबाव में रहती है, पता नहीं क्या मसला चल रहा है। जी, अब ये बेगम से नहीं पूछना कि आप ज़हनी दबाव का शिकार क्यों हैं या मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें। आजकल के तो दिन ऐसे हैं कि रमज़ानुल मुबारक है, रोज़ा रख के तो हर कोई थोड़ा परेशान होता है और रोज़े की जिम्मेदारी भी यही है कि रमज़ान में तो गुस्सा अपना रोका जाए और कम किया जाए। तो हम तो उन्हें सिर्फ यही कह सकते हैं इनकी बेगम को, अगर वो सुन रही हैं, कि वो ना किया करें गुस्सा और कम किया करें। ना किया करें, अगर कुछ करना तो पड़ता होगा उन्हें। इनकी बात सुन के लग रहा है कि उन्हें करना तो पड़ता होगा मगर कम करें। एक कॉल इनकी वाइफ की भी लेनी चाहिए ना कि उनसे पूछा जाए कि गुस्सा आता है किस बात से। प्रोडक्शन टीम से अगर उनसे राब्ता हो जाए तो हम उनका भी मौक़िफ़ जान लेते कि जी क्या ऐसी हरकत कर रहे होते हैं वो जो आपको गुस्सा आ जाता है। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपकी शादी के बाद आपने तकरीबन अभी कुछ देर के लिए वाइंड अप किया अपना बिजनेस भी, तो ये भी बहुत बड़ी सेक्रीफाइस होती है कि एक औरत को ही अपना करियर भी छोड़ना है, एक आइडेंटिटी जो उसने बनाई है, इतना टाइम लगाकर अपनी सेल्फ आइडेंटिटी इस मुआशरे में बनाई है, उसको ब्रेक लगानी पड़ती है। उस दौरान वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है, मेंटल प्रेशर होता है, एंजाइटी डिप्रेशन का भी सामना होता है, उसको डील करना भी, वहाँ पे भी वो अकेले मौजूद होती है। तो वो कैसे मैनेज होता है? मुझे लगता है ये वो टाइम होता है जिसमें इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे गए हो कि आपके पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आप उस तरह से घर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, सही ये फाइनेंशियली चीज़ें पहले कर रहे थे, लेकिन अब जो है इमोशनली भी आपने अपने हस्बैंड को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, और फिर वो फिज़िकली एक जो आप कंडीशन से गुजरते हो उसके साथ साथ आप मेंटली, ऑब्वियसली फिजिकली गुजरोगे तो मेंटली बहुत ज़्यादा गुजरोगे, तो वो डिप्रेशन आपको रहता है। उसके साथ साथ आपने एक डिसीजन लेना होता है कि अब आपने आया काम करना है या नहीं करना, या बच्चे या काम या घर या काम, तो उसमें एट द एंड बहुत
ज़रा प्रेशर बहुत ज़्यादा दिमाग पे हर टाइम रहता था, और वो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा बंदा जब वो अपने वो तो जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो तो ये कहेंगे कि ठीक है बच्चे संभालो, घर संभालो, हाँ तो क्या हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है वो फिर एक डिसीजन लेना होता है वो औरत को, और ज़्यादातर माएँ जो डिसीजन लेती हैं वो यही सोच के लेती हैं कि जाहिर सी बात है उनके लिए वो प्रायोरिटीज़ फिर वो सेट करती हैं, तो प्रायोरिटीज़ उनके लिए बच्चे ही, फैमिली ही एट द एंड वो निकलती है, और वो फिर प्रायोरिटी मैंने भी बच्चों को ही दी फ़िलहाल तो, और आगे भी वही रहेंगे। लेकिन यह है कि फ़िलहाल जहाँ पे कहते हैं ना अक्लमंद इंसान वही होता है जो वो करे जो ज़रूरी है, वो ना करे जिसकी ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश इंसान को, औरतों को छोड़नी पड़ जाती है, ज़रूरी कामों का इंतखाब पहले करना पड़ता है। अच्छा, बतौर माँ बहुत बड़ा किरदार होता है कि आपने जब फॉर एग्जाम्पल जब आप बेटे की माँ है ना, तो ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने उस बेटे को मुफीद साबित करना है जो उसके ज़िंदगी में आने वाली ख़वातीन है। तो वो किस हद तक ज़रूरी है, और वो आप क्या समझते हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जो डे वन से ही बच्चों के अंदर फीड करने की ज़रूरत है? फीड करने की ज़रूरत है। एक्चुअली पहले तो नहीं था, मुझे इतनी समझ नहीं थी इन सब चीज़ों की, लेकिन जब मैंने खुद से फील किया ना कि हाँ हमारे माशरे में बहुत सारे मर्द इस तरह के हैं कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते बीवियों को, बेटियों को या माओं को उस तरह से मर्दों से सेक्रीफाइस मतलब बर्दाश्त इतनी नहीं करनी पड़ी जितनी बीवियों को बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ बीवी को बतानी है, बीवी पे प्रेशर निकालना है, या बहुत सारी चीज़ें बीवी के साथ ही वो जो माँ है ना उसको फेस करनी पड़ रही होती है। तो मुझे ये हुआ कि अगर मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगी ना इस स्टेज पे और इन पे फोकस नहीं करूंगी, या मैं इनको चीज़ें नहीं इनको अभी से बताना नहीं शुरू करूंगी, तो शायद मैं भी वही जो मेरे से पहले माएँ थी उन्होंने बच्चे डिलीवर किए हैं, लेकिन दिमाग डिलीवर नहीं किए वो वाले। एक मैच्योर और एक समझदार जो एक माइंड होता है ना बच्चों का, वो नहीं हम तक पहुंचा, मुझे ऐसा लगता है। और ज़्यादातर मर्द ऐसे ही हैं कि वो 100% औरतों को नहीं समझते। वो कहते हैं ना कि उनको क्यों गुस्सा आता है, एक्चुअली वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती, आदमी को नहीं बता रही होती। तो और आदमी को वैसे तो वो कहते हैं कि हम जो हैं हम वो हैं हुक्मरान हैं एक तरह से हम औरतों के। तो ये वाली सोच फिर आप डे वन से ही चेंज होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ख़वातीन का ही किरदार बनता है कि आपने मर्द को किस तरह से उसको ब्रॉट अप देना है। अच्छा जी, मोहसिन है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, क्या सवाल करेंगे आप? मेरी बहन मेरी बेगम इतनी अच्छी हैं, मेरी हर बात का ख्याल रखती हैं, और मैं क्या शुक्राने के नफल अदा करूं, मुझे ये बताया जाए। मुझे सवाल समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मेरी बहन मेरी बेगम जो है इतनी अच्छी हैं कि मेरी हर चीज का ख्याल रखती हैं, और मैं क्या शुक्राने के नफल अदा करूं कि वो मेरी दुआ कबूल हो जाए। दुआ क्या है आपकी? दुआ बता दें, हम वो फिर पूछ लेते हैं। बाकी सवाल तो मैं इस तरह से नहीं समझ सकती आपका। नफल अदा करना चाहता हूँ, क्या अदा करूँ? मेरी इतनी अच्छी ये बेगम मिली हैं, उन्होंने आज तक मुझे शुक्र अदा करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे मर्द भी एग्जिस्ट करते हैं माशरे में, कम है लेकिन एग्जिस्टेंस। अल्लाह का शुक्र अदा करने की वो बात कर रहे हैं, तो वो तो उन्हें करना ही चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी बेगम का शुक्रिया भी अदा करना ही चाहिए, जैसे वो खुश हो, ताकि उन्हें अच्छा लगे कि अगर वो उनसे खुश हैं तो। अच्छा, हमारा ये कहिएगा, अभी हम बात कर रहे थे माओं का क्या किरदार है, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है बच्चों के ब्रॉटअप में। हम देखते हैं कि जब वही माएँ जब बच्चों को ब्याह देती हैं, स्पेशली बेटों को ब्याह देती हैं, तो उनके अंदर एक और जेलसी फैक्टर जन्म लेता है। वो ये है कि अब बेटा जो है मेरा, अब वो बीवी का शायद ज़्यादा ख्याल रख रहा है, फिर वहाँ पे जो माँ और जो बीवी है उनकी एक अलग लड़ाई शुरू हो जाती है, एक अलग जंग का महाज बन जाता है घर। तो ये वाले जो मसाइल है ना ख़वातीन के, जो ख़वातीन से ही हैं, ये भी बड़े ज़रूरी हैं। एक माँ को पता होना चाहिए कि उसका किरदार कहाँ तक है और कहाँ पे मेरा बेटा अब अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में शामिल हो रहा है, वहाँ पे उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, नया रोल शुरू हो रहा है, तो उसमें मुझे उसे स्पेस देनी है। लेकिन कुछ माएँ तैयार नहीं होती हैं, तो ये किस हद तक जो है गलत है? देखिए, इसमें माएँ जो हैं, मैंने कहा है ना, किसी भी जो घर की बुनियाद है ना, उसमें माँ का किरदार बहुत ज़्यादा, औरत और फिर वो औरत माँ है तो उसका किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब जो माँ है, हो सकता है माजी में उसके साथ वो रवैया ना रखा गया हो जो एक बहू को मिलना चाहिए, वो उसको मर्तबा ना दिया गया हो, लेकिन अभी सोचने की तो यही बात है कि जो उनको नहीं मिला सोसाइटी से, लेकिन उन्हें लगता था ये गलत है, तो एटलीस्ट वो आने वाली को दें। क्योंकि देखिए, जो हमें अपने बेटों को ये समझाने की ज़रूरत है अब, और ये भी चीज़ देखिए, ये दो औरतों को देखने की ज़रूरत है, माँ भी और बीवी भी,
کہ جو مرد باہر سے آ رہا ہے, ابھی مردوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی بریک میں, تو مرد جو باہر سے بیچارہ اتنے پریشرز کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہینڈل کر کے گھر آ رہا ہے, تو ماں نے اپنے پرابلمز ڈسکس کرنے ہیں, بیوی نے اپنے کرنے ہیں. تو آپ لا محالہ جس کو ٹینشن دے رہی ہیں, جس کے ساتھ آپ اتنا مطلب آپ چاہ رہی ہیں وہ مجھے مل جائیں یا وہ مجھے مل جائیں, وہ سارا کا سارا مجھے ہی اس کی ٹینشن ملے, اس کی جو جتنی بھی فائنانس ہے اس پہ بھی میرا ہی حق ہے, تو یہ چیز اس کو آپ اگر اس سے پیار کرتی ہیں ایز اے بیوی, ایز اے ماں پیار کرتی ہیں, تو سب سے پہلے تو اس کا خیال کریں. پھر آپس میں اگر دیکھیں آپ کے مسئلے ہیں, تو میرے خیال سے اسٹرانگ جو ویمن ہوتی ہیں بیسیکلی دے ڈونٹ پلے وکٹم کارڈز, دے اسٹینڈ اینڈ دے ڈیل. تو وہ آپس میں مسئلے حل کریں, نہ کہ دیکھیں مسئلہ یہاں ہوتا ہے جب ہم ڈیپینڈنسی شو کرتے ہیں کسی مرد پہ. آپ کا مسئلہ ہے آپس میں حل کریں اور اس بیٹے کو اس شوہر کو انوالو بھی نہ کریں. اچھا پروفیسر صاحبہ, آج کے دور میں بڑی ٹرم ایک یوز ہوتی ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. اس ٹرم سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ اور مجھے بھی کسی حد تک لگتا ہے کہ اس پیٹریارکی سوسائٹی کے اندر آپ کو مردوں سے زیادہ خواتین سے لڑنا پڑتا ہے اپنے حقوق. اچھا یہ ویسے کلیشے ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بنتا اسی طرح ہے کہ مرد سم ٹائمز کچھ ایسے رول پلے کرتے ہیں جس میں وہ خاص طور پر اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں. مگر آپ جیسے مطلب میں اب جب ایجوکیشن حاصل کری تھی تو میرے تو فادر ایسے تھے کہ انہوں نے امپاور کیا, پڑھنے دیا, یونیورسٹی میں بھی جانے دیا. مگر میں اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن میں والد جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹیاں ان کی جا کے یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ پڑھیں, مگر وہ خود نہیں کہتے تھے بیٹیوں کو یہ بات, وہ ماؤں کے ہاتھوں کے لواتے تھے, اور وہ یہ سارا پریشر مائیں ڈالتی تھیں بیٹیوں کے اوپر کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا یا یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ جو ہے نا سم ٹائمز مرد کے پاس یہ کیونکہ کمانڈ ہوتی ہے نا, تو وہ یہ رول اپنا پیچھے رکھ کے استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ جو صحت مند دماغ اور صحت مند عورت ہوگی جو امپاور ہوگی نا, وہ صحت مند رشتے بنا سکتی ہے, ہاں وہ ہیلدی ریلیشن شپس بنا سکتی ہیں. ہاں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے باجی آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. تھینک یو. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں آزاد کشمیر سے رحیلہ بات کر رہی ہوں. جی اکیلا, کیا سوال ہے؟ جی باجی میرا یہ سوال ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ مجھے پڑھائی نہیں کرنے دیتے, تو اس حوالے سے بتائیں, کیونکہ اسلام میں تو پڑھائی کرنا جائز ہے. آپ کے کزن کیا نہیں کرنے دیتے؟ شوہر کیا نہیں کرنے دیتے؟ جاب, پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کال ڈراپ ہو گئی ہے. شوہر جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن اسلام میں تو بنیادی حق ہے ظاہر ہے تعلیم حاصل کرنا. تو ایسا اس پہ میں ہمارا آپ سے دیکھیں, سب سے پہلی بات تو تھوڑا سا ان کی بات کو وہ بھی بات کروں گی کہ جو یہ کہہ رہی ہے نا ماں, باپ کہتا ہے ماں کو کہ بیٹی کو یہ نہیں کر سکتی, تو یہاں پھر اس عورت کا کردار ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کنوینس کرے کہ نہیں یہ اس کا بنیادی حق ہے, بچی کو آگے وہی کنوینس کرے, وہ خود بھی مینیپولیٹ ہو رہی ہے اور آگے بچی کو یہ نہیں کرے. اور دوسرا جو یہ کہہ رہی ہے پڑھنے نہیں دے رہے, تو دیکھیں پڑھنا جو ہے ایک بنیادی حق ہے آپ کا, اور اس کے لیے آپ کو ضرور آواز اٹھانی چاہیے, اچھے وے میں آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے, ڈسکس کریں, انہیں کنوینس کریں. ایک عورت کے اندر جتنی کنوینسنگ پاور ہوتی ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہوتی. اور میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی عورت کو وہ یہی ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی بھی چیز کے لیے کنوینس کر سکتی ہے. تو آپ کریں انشاءاللہ. وقت کی بھی تھوڑی کمی کا سامنا ہے ہمارا, سے مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. جانتے روزہ کشائی کا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے, بچے ہمارے پاس آ چکے ہیں, اور وہ بچے جنہوں نے اپنے پہلے روزے رکھے ہیں, بچوں سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے ایکسپیرینسز کیسے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. معین, آپ کا نام تو مجھے پتا ہے, آپ بتائیں روزہ ہے آپ کا؟ جی میرا روزہ. پہلا روزہ رکھا ہے معین نے؟ جی. کیسا گزرا روزہ؟ جی جی اچھا روزہ گزرا ہے نا؟ جی. اچھا معین, ابھی تھوڑی دیر بعد ہماری افطاری بھی ہوتی ہے. جی معین ہمارے اسپیشل چائلڈ ہیں اور ان کا بھی روزہ ہے آج. معین اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ نہیں اسکول جاتے ہیں بھائی, معین اسکول جاتے ہیں. معین آگے مائک دے دیں, کون ہے آپ کے ساتھ؟ مائک تو دیں انہیں. چلیں آپ ہی مائک آگے کر دیں. چلیں معین آگے کرتے ہیں مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا معین کہہ رہے صرف میرے سے بات ہونی ہے. اچھا معین مجھے دکھائیں, میں پوچھتی ہوں. آپ میں پوچھتی ہوں. نہیں نہیں نہیں. اچھا کوئی پوئم آتی ہے معین کو؟ پوئم آتی ہے؟ ٹی وی ہے. ہاں جی. مائک میں بولے نا, آواز کیسے آئے گی؟ مائک میں بولے. آتی ہے سنائیں, کوئی پوئم سنائیں. اچھا چلیں یہ والا مائک مجھے دیتے ہیں, یہ مائک مجھے دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ خلیل. خلیل, پوئم آتی ہے کوئی؟ سورت آتی ہے. سنائیں جلدی سے, مائک آگے کر لیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. माशाल्लाह लाएं हम इधर भी बात करते हैं जी. बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम क्या है? आयत. आयत आपका रोज़ा है पहला? अच्छा मोइन को जवाब देते हैं पहले. मोइन से पूछें दूसरा रोज़ा है जी. मोइन इधर आ जाएं. अच्छा मोइन ये बताएं आदाबिया ये बताएं कि रोज़ा कैसा गुजरे. मामा से फरमाइशें करके आई हो कोई इफ्तारी की कि ये बनाना है? क्या इफ्तारी क्या फरमाइशें किया? जो सारे करते हैं. आपने स्पेशल तो कुछ किया होगा ना, ये तो बताएं. स्पेशल इफ्तारी के लिए कोई कहा है मामा को? रोल और नगेट्स और मशीरी टैंग. ओ माय गॉड, तो लिस्ट बड़ी लंबी है जी. अच्छा पोइम आती है, नात आती है कोई? नात आती है. कौन सी नात आती है? काश रमजान. दो शेर सुना दें जल्दी से. माइक पकड़ लें. काश रमजान हो और मासात हो और उम्रा करूं यही अरमान है. इसमें रोज़ा भी है और तरावी भी है. इसमें नाजिल हुआ देखो कुरान है. माहे रमजान है माहे रमजान. अच्छा जी आगे राबिया कौन है आपके साथ? भाई हैं आपके? वो बोले. अच्छा आपका नाम क्या है? इस्माइल. रोज़ा है? हाँ. कौन सा रोज़ा है? पहला रोज़ा आज? हाँ. कैसा गुजरा रोज़ा? ठीक. अच्छा गुजरा है. पहले मोइन भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं. मोइन उधर माइक उधर. अच्छा मुझे बताएं कि मामा से क्या आपने फरमाइशें की हैं इफ्तारी में? अच्छा सहरी में क्या खाया था ये बता दें. सहरी में पराठे और पकोड़े थे. और पकौड़े भी सहरी में ही खा लिए तो इफ्तारी में फिर अब क्या दोबारा पकौड़े खाने हैं? अच्छा नाज़रीन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज अपनी ज़िंदगी के पहले रोज़े रखे हैं और ये हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं गोरमेंट फूड्स की तरफ से जो कि बच्चों के साथ जाएंगे. और बड़े प्यारे बच्चे मुइन हमारे पास आज मौजूद थे जी. मुइन का स्पेशल थैंक्स है. और ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि बच्चों के साथ जाएंगे. नाज़रीन अब से कुछ देर बाद लाहौर में जो है वो वक्त इफ्तार हो जाएगा. फिर आपको शहर अक़ायद की तैयारियाँ भी दिखानी है. अभी हम ज़रा किचन की तरफ चलते हैं. नायाब जो है तकरीबन तैयारी मुकम्मल कर चुकी हैं. नायाब कहाँ तक पहुँची हैं आप? फिर मैं भी आपको ज्वाइन करती हूँ. तैयारी ऑलमोस्ट हमारी सारी मुकम्मल हो चुकी हुई है. लजानिया आपके सामने है. लजानिया हमने तैयार करके रख लिया. अभी फ्रेशली बेक किया है. देन साब्रोसो के नगेट्स हैं जो हमने फ्राई करके रखे हैं. और साथ ही हमने डेट बॉल्स बनाए हैं. ये बहुत ही हेल्दी एनर्जी बॉल्स हैं जो हमने बनाए हैं. और जो आज हम ड्रिंक बनाने लगे हैं, आज हम बहुत सिंपल ही रखेंगे ड्रिंक. लेमन के साथ, मिंट के साथ और तुख मलंगा हम यूज़ करेंगे इसके साथ. इसका हम ड्रिंक बनाएंगे. तो अब ऑलमोस्ट हमारा मेन्यू सारा तैयार है. अब हम ड्रिंक की तरफ जाते हैं. अच्छा नायाब ड्रिंक हम बाद में बनाते हैं. अभी हमारे पास वक्त की कमी का सामना है. ज़रा नाज़रीन से इजाज़त ले लेते हैं. नाज़रीन अब से कुछ देर बाद लाहौर में रहने वाले लोग जो हैं अपने रोज़े को इफ्तार करेंगे. फिर हमें कराची जाना है. कराची में जो इफ्तारी की तैयारी हैं वो भी आपको दिखाएंगे. फिर इफ्तार के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे. हमारे साथ रहें. इफ्तार के बाद नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे. और आपको पता है कि इफ्तार के बाद जो हमारा सेगमेंट होता है वो हमारी तवज्जो सारी हेल्थ के ऊपर होती है. हम कोशिश करते हैं कि हेल्थ के हवाले से या ख़वातीन अब क्योंकि ईद नज़दीक आ रही है तो अपनी स्किन को लेके अपने बालों को लेके बड़े ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और बड़ा ज़्यादा कोशिश कर रही होती है कि कैसे आप ईद पे ज़्यादा फ्रेश नज़र आ सकते हैं. तो हमारे पास अभी इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर महनूर है, एस्थेटिक फिजिशियन. उनसे हम बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. वालेकुम सलाम. आपको रमज़ान मुबारक. खैर मुबारक. महनूर आपको रमज़ान भी मुबारक और हैप्पी वुमेंस डे टू यू. हैप्पी वुमेंस डे टू यू एज़ वेल. अच्छा महनूर ये बताएगा, आप पहले भी हमारे मुतअद्दिद सेगमेंट्स में आ चुकी हैं. हमने बहुत सारी बात की स्किन के हवाले से. अभी जो मसला चल रहा है वो स्पेशली मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारी यंग बच्ची है ना वो बड़ा कोशिश करती हैं कि स्किन को ज़रूरत नहीं भी है तो कोई ना कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट ले लिया जाए. फिलर्स करवा लें, बोटॉक्स करवा लिया.
तो मुझे ये बताइए एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल, आप क्या रिकमेंड करती हैं कि इस तरफ आपको कब जाना चाहिए? अच्छा, जर्नली तो एक ये चीज़ है कि यंग बच्चियां जो हैं वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स के अलावा बहुत ज़्यादा इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह का भी इस्तेमाल ओवर यूज़ कर रही होती हैं बिफोर द टाइम ऑफ देयर नीड, जो कि उनकी स्किन को डैमेज करता है क्योंकि अर्ली वो प्रोडक्ट्स इस तरह के इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जो डेफिनेटली आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, स्किन बैरियर को जो है वो आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर उनको डिफरेंट डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अर्ली एजेस के अंदर कभी भी बोटॉक्स या फिलर्स या इस तरह के प्रोसीजर्स जो हैं वो रिकमेंडेड नहीं होते, फॉर द रीज़न क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपनी स्किन को जो है वो मतलब खुद हील होने का या सेल्फ हीलिंग का उसको मौका देते हैं वो उतना बेहतर होती है और उतना ज़्यादा वो आपकी लॉन्ग टर्म में आपकी जो है ना वो यूथफुल रहती है। जितना हम उनको टेम्प्रेरी मेथड्स या इस तरह अल्टरनेटिव मेथड्स के ऊपर डाल देते हैं वो उतना ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है। तो अर्ली एज के अंदर इस तरह के ट्रीटमेंट्स कभी भी रिकमेंडेड नहीं होते और अगर आपने लेने भी हों तो वो आपने डॉक्टर से एक तो गाइडलाइन लेनी है और दूसरा ये कि उसमें हमेशा अगर हम अर्ली एज है या यंग एज है दोनों या मतलब ओल्डर एज है दोनों में हमें वो ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए जो हमारी स्किन के अपने सेल्स को रिजुविनेट कर रहे हैं, जो अपने सेल्स को बेहतर कर रहे हैं, अपनी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कर रहे हैं ताकि आपकी स्किन लॉन्गर रन के अंदर वो हेल्दी रहे। अच्छा महानूर, ये कहेगा कि स्पेशली जो ख़वातीन होती है ना, उन्होंने किसी को एक सीरम या कोई क्रीम या कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करते देखा तो वो चाहते हैं हम भी ये यूज़ करें क्योंकि उसका रिजल्ट आपके स्किन पे अच्छा आया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी स्किन पे भी वैसे रिएक्ट करेगी या काम करेगी। तो ये बताएं कि जो हमारी स्किन टाइप्स हैं तो कितनी स्किन टाइप्स होती हैं, कैसे पता चलता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, क्योंकि सबके पास वो टाइम भी नहीं है हर खातून के पास कि वो जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले और अपनी स्किन टाइप का जायज़ा ले। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन टाइप क्या है, हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हमारी स्किन के लिए अच्छा क्या है? अच्छा अंजला, इसमें सबसे पहले देखें एक ये चीज़ है ज़रूरी कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल रहे होते हैं, तो वुमेन डे की मुनासबत से भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने लिए दिन मतलब अपने साल में 6 महीने में 3 महीने में एक दिन ऐसा है जो निकाल सकते हैं कि जिसके अंदर हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपने आप को जो है हमें उसको सेल्फ केयर सेल्फ लव देना चाहिए। तो मतलब अगर हम ये देखा जाए कि कोई बंदा नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है, एक हम क्योंकि मल्टीपल चीज़ों के लिए जाते हैं तो हमें ये भी एक हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि हम जिस तरह अगर हम कोई ड्रेस पहन रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं वो 1 या 2 दफ़ा पहनने या 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करने की चीज़ है, लेकिन स्किन वो है या फेस वो है जो कि आपने 24 घंटे अपने साथ वही कैरी करना है, चाहे वो आपने मेकअप में कैरी करना है चाहे विदाउट मेकअप कैरी करना है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो है उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करवा लें एक दफ़ा डॉक्टर से कि हमें क्या चीज़ सूट करती है। नॉर्मली जो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्किन होती हैं कि जिनके अंदर हम देखें तो आपकी जो है वो नॉर्मल, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है, ठीक है। अगर हम जर्नल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, बाकी तो फर्दर और भी उसकी डिविजन्स हैं, लेकिन ये कि आम तौर पे जो नॉर्मल लोगों को समझ आने की तौर पे यही चीज़ें उनमें ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और डेफिनेटली आप अगर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको एक्नी कॉज कर सकते हैं, आपके कॉमिडोन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, वाइट हेड ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसमें हमें ये ऑयली स्किन अगर आपको ये पता है कि ऑयली स्किन है तो उसमें हमने वो चीज़ें यूज़ करनी है जो ऑयल फ्री है या जो है AHA BHA से बेस्ड हैं या हमारे पास उसके अंदर जो है वो आपके सैलिसिलिक एसिड के हैं कम्बिनेशन नायासिनामाइड की, वो प्रोडक्ट्स जो कि ऑयल की रिडक्शन में हेल्प करते हैं। और अगर ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली हमें मॉइस्चराइजेशन के लिए डीप सेरामाइड बेस्ड या मॉइस्चराइजेशन। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है महानूर, उन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करेंगी सहर? मेरे जो फेस पर है कहीं स्किन ऑयली हो जाती है, कहीं ड्राई हो जाती है और कहीं से कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है, कहीं से इस तरह हो रहा है वाइट से हो जाते हैं, सर्कल तो नहीं लेकिन फिर वो स्किन टोन एक जैसी नहीं रहती, उसके लिए। ठीक है सहर, आपका जवाब हम ले लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा कॉमन मसला है टू टोन स्किन का हो जाना अब आगे, क्योंकि अब समर आ रहा है, बिल्कुल उस तरह से फिर वो धूप में निकलना और वो सारी एक्टिविटी धूप में, तो बड़ा मसला रहता है, स्पेशली बच्चियों को भी रहता है। अच्छा, इसमें टू टोन स्किन के लिए एक तो हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते तो डेफिनेट सी बात है कि जहाँ पे हीट की रेडिएशन ज़्यादा फील आपकी जो अब्जॉर्प्शन हो रही है उनकी, तो वो वहाँ पे आपके ज़ाहिर है वो पिगमेंटेशन का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। दूसरा जो अनइवन टोन का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो मैल नरिशमेंट है। मैल नरिशमेंट का मतलब है कि जिस तरह हम अपनी केयर नहीं करते, खाने पीने का ख्याल नहीं करते, हाइड्रेशन नहीं अच्छी,
آج کل انزلہ ہمارے پاس جتنی پیشنٹس آتی ہیں آپ ان میں یقین کریں کہ اگر 10 پیشنٹ ہیں تو 7 پیشنٹس کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی ہے, وائٹامن ڈی لیولز لو ہیں, ٹھیک ہے, بی کمپلیکسز کم ہیں. جب آپ کے بی کمپلیکسز کم ہے, وائٹامن ڈی کم ہے, آپ کا آئرن لیول کم ہے, تو آپ کی کبھی بھی ٹون ایک جیسی نہیں رہے گی, ان ایون ٹون رہے گی, آپ کو ڈلنس رہے گی فیس کے اوپر. آپ بہت اچھا کوئی پروڈکٹ بھی لگا لیں گے, بہت اچھا کوئی پروسیجر بھی کرا لیں گے, تو آپ کا وہ لاسٹنگ ریزلٹس نہیں دے گا, ٹیمپریری نہیں دے گا. تو سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ یہ کہ سیلف کیئر اور سیلف لو, یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے جو نیوٹریشنز ہیں ان کو پراپرلی فالو اپ کریں, ملٹی وائٹامنس کا انٹیک کریں. ملٹی وائٹامنس اگر نہیں لے سکتے, اپنی خوراک میں ایسی چیزیں شامل کریں جو کہ آپ کی ظاہر قوت مدافعت کو بھی بڑھاتی ہے اور آپ کی نرشمنٹ بھی جو ہے وہ امپروو کرتی ہے. اگر ہم خوراک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں آپ جس طرح کلیجی لے سکتے ہیں, آج سپینچ لے سکتے ہیں جو پالک ہوتا ہے جس میں رچ آئرن ہے, اس کے بیٹ روٹ لے سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ اس طرح کی چیزیں لے سکتے ہیں جو کہ آپ کا خون بڑھانے میں ہیلپ کرتی ہیں. پانی کا انٹیک, آج کل بچیاں جو ہیں وہ کافی پی رہی ہیں تو 4-4 6-6 کپ کافی پی رہی ہیں. بلیک کافی آج کل فیشن کے, میں کہتی ہوں فیشن کے نام پہ ایسا وہ خراب ہوا ہے سارا ٹرینڈ کہ وہ اتنی زیادہ کافی کا انٹیک اور اس کے اندر پانی کا انٹیک کوئی نہیں. ان کو لگتا ہے جو یہ لیکوڈ لے رہے ہیں یہ ہمارا پانی کا انٹیک ہے, جبکہ یہ ڈائیوریٹک ہوتا ہے. کافی ہو یا چائے ہو وہ ڈائیوریٹک ہوتی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کے جسم میں موجودہ پانی کو بھی اور زیادہ ڈرین آؤٹ کر دیتی ہے, ڈرائی کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پیچینس, آپ کو ڈرائی, ڈلنس, یہ ساری اور ایکنی کی چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں. اچھا, ایکنی کا مسئلہ نا آج کل ٹین ایج بچیوں کو بہت زیادہ رہتا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ بچیاں سمجھتی ہیں کہ شاید ہم نے کوئی پروڈکٹ ایسے یوز کر لیا ہے, کوئی ٹاول ایسا گندا یوز کر لیا سے ایکنی ہوگی. لیکن ایکنی کا بیسک جو جہاں سے ٹریگر ہوتی ہے وہ آپ کے اسٹمک سے ہوتی ہے, آپ جو کھا رہے ہیں. تو ذرا اس پہ بھی ذرا میں چاہوں گی کہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں وہ آپ کو ریئیکٹ اس طرح سے نہ کرے کہ آپ کی اسکن خراب ہو. تو کون کون سی ڈائٹ اسپیشلی بچیوں کو آج کل لینی چاہیے؟ جنک فوڈ, پروسیسڈ فوڈ, شوگری جو آپ کے کانٹینٹ آف فوڈ ہے اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے. ان سے یہ 4 سے 5 چیزیں اگر آپ بہتر کر لیتے ہیں, اور کیفین کسی بھی کنڈیشن میں اگر آپ لیتے ہیں تو وہ بیسیکلی اس کو وہ کرتی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز انزلہ, آپ اس چیز سے حیران ہوں گی کہ اب جو ہم ارلی ایج میں یہ جو بچیاں میک اپس یا کاسمیٹکس یا پرفیومز کا استعمال کرتی ہیں, یہ بھی ان کے ہارمونز کے چینجز کا باعث بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کھایا بھی کچھ ایسا نہیں ہے, ہم نے تو جو ہے وہ ڈائٹ بھی ٹھیک ہے, ہمارا ویٹ بھی ٹھیک ہے, پھر بھی ہماری جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ٹریگر ہو رہی ہیں. تو وہ بیسیکلی آپ کی ہارمونل ڈسٹرپشن ڈیو ٹو ارلی کاسمیٹک یوز, ارلی جو فریگننس بیسڈ پروڈکٹس ہیں ان کے استعمال سے یہ سب چیزیں آپ کی جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بچیاں کچھ بھی پرابلم نہیں ہوتا, بٹ ان میں ارلی ایجز کے اندر جو ہے وہ پی سی اوز جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اس پہ آپ اگر اس کو ٹرائی کریں تو آپ کے لیے اس طرح سے نقصان دہ نہیں ہو سکتا, اس سے فائدہ ہی ہوگا. مہنو بہت شکریہ آپ کے آنے کا, وقت کی کبھی کبھی سامنے انشاءاللہ ہم آپ کو ایک بار پھر ٹرانسمیشن میں مدعو کریں گے کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں, کالرز بھی بہت زیادہ ہیں, تو انشاءاللہ ایک سیگمنٹ اس پر مزید رکھیں گے. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت خیال رکھیں.